गुप्ता एंड गुप्ता, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिज़ाइन पेपर आता है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसी चैनल पे। 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को सॉल्व करते हुए हम लोग अगर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन तक सॉल्व किए हैं। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है गुप्ता एंड गुप्ता का जो है क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या पूछ रहा है? रिजिडिटी पूछ रहा है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, रिजिडिटी किससे रिलेटेड होता है? तो शियर स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। ये ध्यान देना है कि रिजिडिटी जो होता है वो शियर स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है, डेफिनेशन डिफाइन पूछ रहा था कि इसका रेशियो होता है रिजिडिटी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछे तो ये जो होता है वो इलास्टिसिटी होता है या यंग्स मॉडुलस कहते हैं। जो रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे? शियर स्ट्रेस से। तो इसको जी से इंडिकेट करते हैं, जी। तो शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई शियर स्ट्रेन जो होता है रेशियो वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसके बाद देखा जाए क्या दिया हुआ है, तो इसका कुछ शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड कर रहा रेशियो स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जिसको के से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से देखें जो फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस का हो गया। सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ था शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये दिया हुआ है रिजिडिटी का। और जो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ डी, ये दिया हुआ स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो रिलेट करता है उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जिसको के से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पूछ रहा है इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ नहीं, पूछ रहा है इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस है किसका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। कहने का मतलब है E इज इक्वल टू 2G दिया हुआ है। देन द पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा उस मटेरियल का। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरा उसको समझ लेते हैं। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है मटेरियल का, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। ई जो दिया हुआ 2 टाइम्स दिया हुआ किसका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो पूछ रहा है पॉइसन्स रेशियो कितना होता है। पॉइसन्स रेशियो को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, और म्यू बराबर जो होता है, अगर ऐसा देखा जाए तो पॉइसन्स रेशियो का सिंपल अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो लेटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन होता है। हम इसे स्ट्रेन बाई स्ट्रेन कर सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन का मॉडुलस होता है, या फिर कह सकते हैं मैग्नीट्यूड होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस और रिजिडिटी दिया हुआ, तब पूछ रहा है पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू कितना होता है। इसमें एक हम फार्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू, इसको अगर फ्रेश करके लिखा जाए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, इसमें E बराबर 2G 1 प्लस म्यू होता है। E का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ट्वाइस दिया हुआ रिजिडिटी का। तो E बराबर हम लोग पुट करते हैं क्या? 2G इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। इसको सॉल्व करेंगे, ए से ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू बराबर कितना आ रहा है मेरा? 0। इस तरह से आंसर देख लें मेरा म्यू बराबर 0, तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ इसमें एक फार्मूला याद रखना था, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। एक और फार्मूला इसका याद रखना, E के अगर बल्क मॉडुलस के रिलेशन में तो होता है 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, बल्क मॉडुलस के रिलेशन में अगर पूछता है तो इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का होता है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। आगे देखते हैं इसका आगे, फिर आगे इस तरह से इसका आंसर जो हो गया और डी हो गया 0। तो म्यू बराबर यहाँ जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है किस पे डिपेंड करता है वो पूछ रहा है।
तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, टाइप ऑफ लोडिंग नहीं डिपेंड करता, मटेरियल पर डिपेंड करता। जो अलग अलग जो मटेरियल होता है जिसका इलास्टिक कॉन्स्टेंट यंग्स मॉडुलस जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसी पर डिपेंड करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता क्या है, अगर हम माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, ये जो पॉइंट होता है, जो ग्राफ होता है जहाँ तक ये स्ट्रेट जाता है, ये जो पॉइंट हो गया स्ट्रेट जहाँ तक जाता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इस पॉइंट तक ही या क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। कहाँ तक होता है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसके आगे होता है इलास्टिक लिमिट, इसके ऊपर होता है अपर यील्ड पॉइंट, इसके नीचे होता है लोअर यील्ड पॉइंट, इसके ऊपर होता है, ये हो गया प्लास्टिक लिमिट, ये हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। ये ग्राफ हो गया किसका, माइल्ड स्टील का ग्राफ, या फिर FE 21250 का ग्राफ हो गया। तो यहाँ से आप देख लिए कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है मटेरियल पर सिर्फ डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मटेरियल। अगर ग्राफ देखना है तो ग्राफ यही होता है इस तरह से। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ से होता है, हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड होता है। जो हुक्स लॉ अगर पढ़ना आएगा तो हुक्स लॉ जो होता है कहाँ तक वैलिड करता है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक करता है। यहाँ पर जो होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। For an isotropic homogeneous and elastic मटेरियल कैसा है, आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस है एंड इलास्टिक है, ओबे हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस है, इलास्टिक है, तब जो नंबर ऑफ हुक्स इंडिपेंडेंट मटेरियल जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो 2 होता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पूछ रहा है कितना होगा, तो वो 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछता ऑर्थोट्रॉपिक में, तो ऑर्थोट्रॉपिक में मेरा 9 हो जाता है। 9 किस में हो जाता है, ऑर्थोट्रॉपिक में। अगर ऑर्थोट्रॉपिक पूछा मटेरियल तो ऑर्थोट्रॉपिक में मेरा 9 हो जाता है। और अगर नॉन आइसोट्रॉपिक पूछे, अगर नॉन आइसोट्रॉपिक पूछता तो उसमें कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। 21 किस में होता है, तो नॉन आइसोट्रॉपिक जो होता है, नॉन आइसोट्रॉपिक में जो होता है वो 21 होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर आइसोट्रॉपिक रहे तो 2, ऑर्थोट्रॉपिक रहे तो 9, और 21 रहेगा कब, जब नॉन आइसोट्रॉपिक रहे। नॉन आइसोट्रॉपिक बोले तो नॉन आइसोट्रॉपिक रहे। नॉन आइसोट्रॉपिक मतलब था आइसोट्रॉपिक में होता है प्रॉपर्टीज इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज इज सेम होता है किसमें, ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, नॉन आइसोट्रॉपिक में होता है प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट। ऑर्थोट्रॉपिक में होता है कि प्रॉपर्टीज जो होता है डिफरेंट होता है, किस डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो ऑर्थोट्रॉपिक बोलते हैं। ये आएगा क्वेश्चन, तो इसके बारे में फिर देखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा 2 हो गया। 9 के लिए किसका हो गया, 9 के लिए हो गया था मेरा ऑर्थोट्रॉपिक के लिए, और 21 याद रखना है नॉन ऑर्थोट्रॉपिक के लिए। बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए थिन सिलेंडर, क्या दिया हुआ, थिन सिलेंडर दिया हुआ है, सेल है। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, PD/4T। डी क्या हो गया, डाया हो गया, डी जो हो गया डाया हो गया किसका, सिलेंडर का, और टी जो हो गया वो थिकनेस हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होगा वो हो जाता है मेरा PD/4T। और यही अगर हुप स्ट्रेस पूछा जाए तो हुप स्ट्रेस जो होता है PD/2T होता है, PD/2T होता है। दोनों फार्मूला याद रखना है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अगर देखा जाए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मेरा हो गया PD/4T, और हुप स्ट्रेस जो हो गया मेरा इससे इंडिकेट करते हैं, तो PD/2T। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो कितना होगा, रेशियो अगर देखा जाए तो PD से PD कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया 1/2। तो
यहाँ से कह सकते हैं कि अगर रेशियो निकाला जाए लूप स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाई हुप स्ट्रेस तो कितना हो रहा है मेरा 1/2 हो रहा है। तो 1/2 आंसर देख लेते हैं, दैट इज ए में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, एक प्रिज्मेटिक बार होता है, प्रिज्मेटिक बार भी होता है जिसका जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट हो, मीन्स वेरिएबल डायमेंशन नहीं होता, उस बीम को उस बार को हम लोग प्रिज्मेटिक बोलते हैं। तो प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार आर डबल, तो डायमेंशन उसको डबल कर रहे हैं, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस अंडर इट्स ओन वेट, जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस बार में किसके कारण, ओन वेट, इसका जो अपना वेट है उसके वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस अगर देखा जाए तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड बाई एरिया। तो यहाँ पर लोड की जगह पर ओन वेट दिया हुआ, तो वेट बाई एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब वेट कैसे निकलेगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, वेट बराबर क्या हो जाता है, अगर वेट निकालना है तो वेट बराबर क्या हो जाता है, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया। तो इस तरह से देखा जाए तो वेट मेरा कितना आ जाएगा, तो वेट को फॉर्मूला आया, वेट का जो फॉर्मूला कितना आ गया, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इंटू लेंथ इंटू एरिया, ये हो गया मेरा वेट किसका, वार का, इट्स ओन वेट। तो पूछ रहा है स्ट्रेस पूछ रहा है, तो स्ट्रेस में क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया से। तो वेट बाई अगर एरिया कर देते हैं, एरिया कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरा स्ट्रेस आ जाएगा। तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो स्ट्रेस मेरा कितना हो गया, गामा इंटू एल। तो स्ट्रेस का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया मेरा, गामा इंटू एल, किसके वजह से, इट्स ओन वेट, ओन वेट के वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है बार में, प्रिज्मेटिक बार में, वो हो रहा है गामा इंटू एल। तो ये बोल रहा है कि जो डायमेंशन है प्रिज्मेटिक बार का वो डबल कर रहा है, ऑल डायमेंशन जो डबल कर रहा है तो स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा। तो देख लेते हैं इसमें जो डायमेंशन दिया हुआ, गामा जो होता है मटेरियल का कांस्टेंट होता है, किसी भी एक मटेरियल का वो कांस्टेंट करता है यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट जो होता है गामा कांस्टेंट होता है, यूनिट वेट क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से एक कांस्टेंट होता है, किसी भी मटेरियल का अपना कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ लेंथ है, तो लेंथ को अगर हम डबल करेंगे, बोल रहा ऑल डायमेंशन आर डबल, तो यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन में एक लेंथ ही आ रहा है, तो लेंथ को अगर डबल करते हैं, मीन्स 2L करेंगे तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा मेरा, डबल हो जाएगा, मीन्स स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा, 2 गामा L हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि गामा जो होगा वो डबल हो जाएगा, इंक्रीज द 2 टाइम्स, दैट इज सी। देख लिया कि जो स्ट्रेस मेरा कितना आ रहा था, गामा इंटू एल, किसके वजह से, ओन वेट की वजह से। तो एल को अगर डबल करेंगे तो स्ट्रेस भी मेरा डबल हो जाएगा। इस तरह से सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस के। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे, यहाँ पर 3 फार्मूला आता है, तीनों देख लेते हैं ई से रिलेटेड। पहला देखते हैं रिजिडिटी से रिलेशन में, तो पहले देखे थे 2G 1 प्लस म्यू होता है। ठीक है, म्यू पॉइसंस रेशियो हो गया, जी रिजिडिटी हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस से रिलेटेड में 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये हो गया बल्क मॉडुलस से रिलेशन में। अगर इसको और देखा जाए बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी दोनों के रिलेशन में, तो एक और फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3K प्लस जी। ये फार्मूला याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला मेरा हो गया E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। दूसरा फार्मूला हो गया मेरा E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा फार्मूला हो गया E इज इक्वल टू 9kg, ऊपर में 9kg रहेगा, 9kg डिवाइड बाई 3kg। तो थर्ड फार्मूला मेरा जो है वो क्या हो गया, 9kg, के क्या हो गया बल्क मॉडुलस, जी हो गया रिजिडिटी, डिवाइड बाई 3K प्लस जी। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हम लोग बल्क मॉडुलस के रिलेटेड में देख लिए कौन सा फार्मूला था, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू है, याद रखना, टॉर्क में 312। तो 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो पूछ रहा है कितना होता है। तो जो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है वो -1 टू लेकर, इसका -1 टू 0.5 तक होता है। जो -1 से लेकर के जो म्यू होगा -1 से लेकर के 0.5 तक होगा। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा, बराबर भी होगा और इक्वल लेस देन भी होगा। अगर इसमें पूछा जाए कि
0.5 जीरो किस होता है, तो जीरो जो होता है कॉर्क वगैरह का जो केस होता है उसमें जीरो होता है, और 0.5 कब होता है, फुल्ली जो प्लास्टिक मटेरियल आ जाए, फुल्ली प्लास्टिक मटेरियल आ जाए तो 0.5 होता है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा तो पॉइसन रेशियो किसका होता है, मीन्स मैक्सिमम पॉइसन रेशियो ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल को होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो होता है प्लास्टिक मटेरियल का। तो इस तरह से कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा था किसका, पॉइसन रेशियो का, तो -1 से लेकर के 0.5 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल वाल, कॉनिकल बार का इलोंगेशन पूछ रहा है किससे, इट्स ओन वेट के कारण जो कॉनिकल बार है, कॉनिकल बार करने का मतलब होता है इस तरह से है, एक कॉनिकल बार अगर इस तरह से इलोंगेट सेलिंग में या फिक्स, एक एंड उसका फिक्स है, इस तरह से कॉनिकल वाल है, तो ये इलोंगेट करेगा किसके वजह से, इट्स ओन वेट के वजह से। इसका अगर वेट पता W मान लेते हैं, तो W की वजह से जो इसका इलोंगेशन होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग पहले देखे थे कि अगर सिंपल अगर प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार का जो इलोंगेशन होता है इट्स ओन वेट की वजह से वो कितना होता है, तो प्रिज्मेटिक वेट की वजह से जो इलोंगेशन होता है वो कितना होता है। अगर सिर्फ प्रिज्मेटिक बार अगर रहा, सिर्फ प्रिज्मेटिक बार रहता है, अगर प्रिज्मेटिक बार इस तरह से है, प्रिज्मेटिक बार का अगर इलोंगेशन हम लोग देखते हैं तो कितना होता है इसका इलोंगेशन होता है वो मेरा WL/2AE या गामा L/2E, गामा L/2E, गामा L²/2E होता है, सॉरी। जो इलोंगेशन होता है प्रिज्मेटिक बार का वो कितना होता है WL/2AE, या फिर अगर इसको जो दूसरा फॉर्म में निकले, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, तो गामा L²/2E, गामा L²/2E। लेकिन यही अगर कोनिकल वार आ जाए, तो कोनिकल वार जो आता है, अगर कोनिकल वार आ जाए तो ये जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो जाता है गामा L²/6E, गामा L²/6E। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ऑप्शन में क्या, वो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट, इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट दैट ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ, जो होगा सेम होगा किससे, प्रिज्मेटिक बार से। नहीं, प्रिज्मेटिक बार में कितना हुआ था मेरा, प्रिज्मेटिक बार में हम लोग देखे थे कितना था, गामा L²/2E, जबकि कोनिकल बार में कितना था, गामा L²/6E। तो सेम नहीं है, अगर इसको निकाला जाए तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/3/2 लिख सकते हैं 6 को, तो ये गलत हो गया, सेम नहीं होगा। हाफ भी नहीं होगा, 1/3 ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, हाँ ये सही 1/3 हो सकता है, तो 1/3 इंटू गामा L²/2E, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा L²/6E, क्योंकि गामा L²/6E हुआ था कॉनिकल में, तो 1/3 होता है किससे, प्रिज्मेटिक बार से। तो ऑप्शन इसका मेरा सही कौन सा हो गया, सी, 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है ऑल डायरेक्शन में, तो इस मटेरियल को क्या कहेंगे, तो इसको हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक क्या कहते हैं कि डिफरेंट होता है, अभी हम लोग देखे थे डिफरेंट प्रॉपर्टीज किस में, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजीनियस क्या होता है, एवरी पॉइंट पे जो होता है इसका वॉल्यूम में वो प्रॉपर्टीज सेम होता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक होता है इलोंगेट करता है, उसको जो इलोंगेशन होता है वो बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन अगर पूछा तो कौन सा होगा, आइसोट्रॉपिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ये क्या रहा है, टू बार दिया हुआ डिफरेंट मटेरियल, दोनों का जो मटेरियल है डिफरेंट है, ये याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंट मटेरियल आर द सेम साइज है सेम है, आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, जो फोर्स है वो भी सेम है। इफ द बार हैव यूनिट इलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ 4:7 देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या दिया हुआ है, इलोंगेशन दिया हुआ है, डेल ए मान लिया फर्स्ट बार ए है तो सेकंड बार मेरा बी है, तो इलोंगेशन मेरा दिया हुआ कितना 4:7। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि डेल एल बराबर क्या होता है, PL/AE, PL/AE, इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है PL/AE। तो P देख रहा है, जो P जो देख रहा है वो सेम है, मीन्स फोर्स यहाँ पे जो दिया हुआ टेंसाइल फोर्स वो सेम है, तो दोनों में सेम हो जाएगा। साइज भी जो है सेम है,
साइज भी है और सेम है, तो एल सेम हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि एल और ई सिर्फ वेरी कर रहा है, डेल एल। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो डेल एल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि इसका ई का, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई का। तो डेल एल का जो रेशियो दिया हुआ 4/7, तो ई का रेशियो कितना होगा, इसका इन्वर्सली हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ई ए डिवाइड बाई ई बी, यंग्स मॉडुलस का निकालना है तो कितना हो जाएगा 7/4, क्योंकि ये इलोंगेशन का इन्वर्सली होता है, 1 इन्वर्सली होता है इलास्टिक मॉडुलस। तो 7/4 ऑप्शन देख लेते हैं, 7/4 ए में है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ वॉल्यूम भी, एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स इस पर लग रहा है। मान लीजिए एक ये बार है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स मान लीजिए पी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये पॉइसन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज म्यू, पॉइसन्स रेशियो दिया हुआ म्यू, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन हो तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मान लीजिए ये मेरा मटेरियल था, इधर लोड लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन चेंज करता है डेल एल, तो डेल एल बाई एल जो हो जाएगा वो मेरा स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये ई इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ ई, तो कह सकते हैं कि ई जो बराबर हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा मेरा डेल एल बाई एल। एंड द फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है क्या होगा। ई दिया हुआ है और पॉइसन्स रेशियो दिया हुआ म्यू। पॉइसन्स रेशियो क्या होता है अभी हम लोग देखे थे, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल मेरा ई दिया हुआ है, तो लैटरल कितना होता है ये, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होता है उससे अलग होता है, इसलिए माइनस का साइन हो जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लैटरल होगा क्या, पॉइसन्स रेशियो, लैटरल पॉइसन्स रेशियो कितना हो जाएगा, या लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरा माइनस म्यू ई, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ था मेरा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ है मेरा ई, तो लैटरल कितना हो जाएगा माइनस म्यू ई। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है भी, तो फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा जब इस पर माने लोड, बिना लोड का जो वॉल्यूम था बार का वो भी था, बट इस पर जब हम लोड लगाएं टेंसाइल में पी लोड लगाएं तो इसका वॉल्यूम वो कितना होगा। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो भी प्लस मान लिया डेल भी हो जाएगा, ठीक है, भी प्लस डेल भी हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम भी होगा इसमें। या फिर कह सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो जो अगर भी निकाला जाए तो कितना होता है एल बी इंटू एच, लेंथ विड्थ एंड हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, ये मान लिया लेंथ है, ये मान लिया विड्थ है, और अगर इसका हाइट है तो हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया एल बी एच, ठीक है। तो अब जो इसका चेंजिंग होगा मीन्स फाइनल जो वॉल्यूम होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एल प्लस डेल एल। अगर एल में जो लेंथ में है उसको अगर डेल एल इंक्रीज करता है तो एल प्लस डेल एल, इसी तरह से बी में भी बढ़ेगा तो बी प्लस डेल बी, इस तरह से हाइट में भी बढ़ेगा। तो इस तरह से फाइनल अगर देखा जाए तो जो फाइनल वॉल्यूम जो मेरा होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम देखा जाए तो एल प्लस डेल एल इंटू बी प्लस डेल बी इंटू एच प्लस डेल एच, ठीक है। इसमें अगर हम एल कॉमन ले लेते हैं, इसमें से एल कॉमन लेते हैं, इसमें से बी कॉमन लेते हैं, इसमें से एच कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल बी एच इंटू 1 प्लस डेल एल बाई एल इंटू 1 प्लस डेल बी बाई बी, इसी तरह से इसमें आएगा 1 प्लस डेल एच बाई एच। 1 डेल एल बाई एल को क्या लिख सकते थे, ई लिख सकते थे। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो फाइनल वॉल्यूम आ गया, वो कितना आ गया मेरा, जो एल बी एच था तो इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस ई 1 माइनस म्यू ई और 1 माइनस म्यू ई। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, भी इंटू 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर। तो मेरा जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया टोटल, भी 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर फाइनल वॉल्यूम। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ, तो
तो ऑप्शन मेरा सी में दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं सी में मेरा ऑप्शन दिया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इसमें करना कुछ नहीं था, फाइनल जो वॉल्यूम होगा अगर एल बी एच अगर टोटल मेरा वॉल्यूम है तो एल में भी चेंज होगा, तो एल को एल प्लस डेल एल चेंज हो गया, तो बी में चेंज होगा तो बी में भी लिख सकते हैं बी प्लस डेल बी चेंज होगा, और एच में चेंज होगा तो एच प्लस डेल एच होगा। इसमें से एच कॉमन ले लिए, इसमें से एल कॉमन लिए, इसमें से बी कॉमन लिए, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। इफ़ ए कंपोजिट वार, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कंपोजिट बार दिया हुआ। कंपोजिट बार करने का मतलब होता है दो बार वो मिक्स कर रहा है, 2 बार या 3 बार जो भी है उसको मिक्स करके बनाया जा रहा है। 2 मटेरियल 3 मटेरियल से मिक्स करके जो बार बनता है उसको कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। तो ये हो रहा है ये इफ ए कंपोजिट बार स्टील एंड कॉपर, किस किस से मिला है, स्टील बना और कॉपर बना है, हीटेड, इसको हीट कर रहे हैं, देन द कॉपर बार विल बी, जब हीट कर रहे हैं तो कॉपर बार में क्या आएगा, टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा, शियर आएगा, टॉर्सन आएगा, क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं जिसका अगर कोफिशिएंट जो होता है लीनियर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है। अगर मान लिया जाए ये मेरा वार है, ये मेरा कॉपर है, ये मेरा स्टील है, तो इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो कॉपर का बार जो कॉपर होगा, कॉपर जो होता है तो अल्फ़ा जो होता है कॉपर का वो ज़्यादा होता है किससे, स्टील से, अल्फ़ा जो होगा स्टील से। तो कॉपर जो अल्फ़ा क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है कॉपर का वो ज़्यादा होता है किससे, स्टील से। तो जो कॉपर होगा वो ज़्यादा एलोंगेट करेगा, ठीक है। अगर ये मेरा मटेरियल है और कॉपर है, कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है बट कंपोजिट है तो ये अंदर की ओर आएगा, वैसे ये बढ़ेगा और ये नहीं बढ़ेगा, तो ये अंदर की ओर जाएगा, ये इसको इधर की ओर खींचेगा, इसको इधर की ओर खींचेगा। इसमें जो आएगा तो फाइनली अगर देखा जाए तो कॉपर के बार में जो आएगा वो अंदर की ओर खींचाएगा, तो कंप्रेशन आएगा, दैट इज़ बी। या फिर शॉर्टकट में इसको याद रखना है तो कह सकते हैं कि अगर कंपोजिट बार रहता है तो अगर कंपोजिट बार रहता है तो मटेरियल में, तो जिस मटेरियल का अल्फ़ा जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिस मटेरियल का अल्फ़ा जो होता है ज़्यादा होता है उस मटेरियल में हमेशा कंप्रेशन आता है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो इसमें कंप्रेशन आएगा। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होता है अल्फ़ा का वैल्यू, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा किस में होता है, सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है वो एल्युमिनियम का होता है, तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। उसके बाद ब्रास का होता है, ब्रास का होता है, इससे अगर बड़ा निकाला जाए तो फिर ये कॉपर से बड़ा होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टील का होता है, ठीक है। वह स्टील, अल्फ़ा स्टील इक्वल टू होता है अल्फ़ा कॉन्क्रीट। ये भी याद रखना है कि अल्फ़ा जो होता है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, स्टील एंड कॉन्क्रीट आर इक्वल, लगभग इक्वल होता है, 10⁻⁻12 होता है अल्फ़ा किसका, स्टील का और कॉन्क्रीट का, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, अब स्टील आ गया। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो कितना होता है, तो ओवरऑल लेंथ -2 इंटू साइज होता है, L-2S होता है, L-2S होता है, तो ओवरऑल लेंथ -2 इंटू बेल्ट साइज, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, थ्रोट थिकनेस नहीं होता, जब भी होता है तो L-2S होता है, L-2S होता है, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ राइट एंगल फिलेट बेल्ट इज गिवन बाय साइज क्या होता है। अगर मान लिया फिलेट बेल्ट है, ये फिलेट बेल्ट होता है, जो बेल्डिंग में यहाँ पर होता है उसी को बोलते हैं फिलेट बेल्ट। तो ये जो पोर्शन हो गया उसको साइज बोलते हैं ये, और ये जो डायमेंशन हो गया इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोट थिकनेस, टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये एंगल जो होता है वो थीटा होता है। तो बोल रहा है साइज ऑफ द राइट एंगल फिलेट बेल्ट इज गिवन बाय, तो साइज कितना पूछ रहा है, तो साइज हम लोग एस होता है, तो इसको शॉर्टकट अगर देखते हैं डायमेंशन तो इसका क्या हो रहा है, थ्रोट थिकनेस बराबर होता है, थ्रोट थिकनेस इक्वल टू के इंटू एस, ठीक है। के क्या होता है, के को हम लोग कोस थीटा लिख सकते हैं, ये जो एंगल हो गया, या फिर शॉर्टकट इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस तरह से फिलेट बेल्ट बनाते हैं, ये मेरा बेल्डिंग हो गया, ये मेरा साइज हो गया एस, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है उसी को साइज बोल रहे हैं, ये साइज हो गया, ये जो डायमेंशन हो गया इसको थ्रोट थिकनेस बोल रहे हैं, ठीक है। थ्रोट थिकनेस हो गया, तो यहाँ से देखा जाए तो टी का जो वैल्यू आ रहा है, टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अगर ये थीटा है मेरा तो एस कोस थीटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, के इंटू एस लिखते हैं। तो टी बराबर जो होता है मीन्स थ्रोट थिकनेस बराबर जो होता है के इंटू एस होता है।
तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो थीटा यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर 50 ये बीच का होता है, सबसे बीच का पोर्शन होता है तो 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि थ्रोट थिकनेस जो बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, या फिर क्या लिख सकते हैं, थ्रोट थिकनेस बराबर क्या लिखे थे हम लोग, एस इंटू कोस थीटा, तो कोस 45 डिग्री। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, एस इंटू 1/√2। तो हमको पूछ क्या रहा है, साइज पूछ रहा था ना, साइज पूछ रहा है, तो साइज निकालेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू टी। साइज बराबर क्या हो रहा है √2 इंटू टी। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 1/414 इंटू टी, 1.414 इंटू टी। इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कोई भी मेरा मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर साइज निकाला जाए फिलेट बेल्ट का जो साइज निकाला जाए कितना हो रहा है मेरा √2 इंटू थ्रोट थिकनेस, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से इसको ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 रहता तो ये सही हो सकता था, 1.414 इंटू थ्रोट थिकनेस साइज, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं आ रहा है। नियरेस्ट ऑप्शन अगर टिक करना है, गुप्ता से दिया इस किताब में जो आंसर दिया हुआ है, इस किताब में आंसर इसी को माना है बी को, बट ये गलत है। ओरिजिनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, साइज बराबर कितना होगा √2 इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है किसका, फिलेट बेल्ट का। इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, डिजाइन टू ट्रांसमिट एक्सेल लोड शैल नॉट बी लेस देन अकॉर्डिंग टू IS कोड। अकॉर्डिंग टू IS कोड जो होता है, IS कोड इसका क्या है, IS कोड अकॉर्डिंग टू IS कोड कौन सा, 800-2007। अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 के अकॉर्डिंग होता है, और IS 800-2007 इसके अंतर्गत जो होता है, जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइज ऑफ बेल्ट, 4 इंटू साइज ऑफ बेल्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइज ऑफ फिलेट बेल्ट। फिर से फिलेट बेल्ट आ गया विथ अनइक्वल लेग्स। अगर अनइक्वल लेग्स है तो उससे अनइक्वल लेग्स है तो उस समय साइज कितना होगा वो पूछ रहा है। तो अनइक्वल अगर लेग है, अनइक्वल लेग है तो साइज जो होगा वो कितना होता है, तो लेंथ ऑफ स्मॉलर लेग, जो स्मॉलर लेग का जो लेंथ होगा वही होता है साइज ऑफ फिलेट बेल्ट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द बिगेस्ट सेक्शन इन द फिलेट बेल्ट। जो फिलेट बेल्ट में जो बिगेस्ट सेक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो जो थ्रोट थिकनेस होता है, अगर फिलेट बेल्ट ये है, ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। तो थ्रोट थिकनेस जो होता है सबसे बिगेस्ट सेक्शन होता है किसका, बिगेस्ट सेक्शन होता है किसका, फिलेट बेल्ट का। तो थ्रोट थिकनेस हो गया, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट बेल्ट। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट बेल्ट, अभी जस्ट यही क्वेश्चन पीछे आया था। तो इसमें जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होता है फिलेट बेल्ट बोल रहा है कि साइज ऑफ किस पे वाइट डिपेंड करता है, तो किससे डिपेंड करता है, तो फंक्शन ऑफ फ्यूजन फेज, जो फंक्शन जहाँ पे है, जो बेल्डिंग हो रहा है, जो फ्यूजन कर रहा है, जो एंगल हो गया उसमें, द फ्यूजन ऑफ द एंगल। अभी हम लोग देखे थे जो टी बराबर कितना हो रहा था, टी बराबर मेरा कितना हुआ था, एस कोस थीटा, तो इसी पे डिपेंड कर रहा था। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो था, ये एंगल, ये थ्रोट थिकनेस था, तो टी बराबर मेरा कितना आ रहा था, एस इंटू कोस थीटा, एस मेरा इस साइज था। तो ये जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड करता है, इसका एंगल पे, ये थीटा था तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। तो ये फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज, जो एंगल है दोनों फेज का उसी के बीच पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इफ बी इज द विड्थ ऑफ प्लेट, एक प्लेट दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया हुआ बी, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ रिविट, रिविट का डायमीटर दिया हुआ, इसमें एक रिविट है। देन द एफिशिएंसी ऑफ रिविट जॉइंट हैविंग डायमंड रिविटिंग इज गिवन बाय। डायमंड रिविटिंग क्या होता है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरह से अगर रहता है तो उसको डायमंड रिविटिंग कहते हैं। तो जो सबसे बिगेस्ट पोर्शन होता है उसी को कंसिडर किया जाता है, दैट इज एक जहाँ पर होगा 1 रिविट वो होता है। तो इसका एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी जो होता है, जो टोटल बी माइनस 1 रिविट कर लेते हैं तो डी डिवाइड बाई बी, एक होल कर ले लिए तो डी हो गया बी माइनस डी बाई बी इंटू 100। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं बी माइनस डी डिवाइड बाई बी, दैट इज ए, इसका एफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ द वीकेस्ट सेक्शन इन द डायमंड, डायमंड में दिया हुआ वीकेस्ट सेक्शन।
अभी हम लोग देखे थे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, जो सबसे जहाँ पे कम रिपीट होता है। तो सबसे वीकेस्ट सेक्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जहाँ पे सबसे कम रिपीटिंग होल दिख रहा है, तो रिपीटिंग होल सबसे कम किस में दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू 1 सेक्शन। 1 सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे कम रिपीट है 1 है, तो इसको कह सकते हैं वीकेस्ट सेक्शन है। तो सबसे वीकेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला, अनविन्स एक अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला द डायमीटर ऑफ रिवीट, जो डायमीटर होता है अनविन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग वो कितना होता है 6.1 अंडर रूट टी। अनविन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर डी का वैल्यू देखा जाए तो कितना होता है 6.1 अंडर रूट टी, 6.1 अंडर रूट टी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 6.1 अंडर रूट टी नहीं है तो 6 के अप्रोक्स है, तो 6 मार सकते हैं, 6 इंटू रूट टी, दैट इज बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा है, ए फ्लैट कैरिंग ए पुल दिया हुआ 690 kN इज कनेक्टेड टू गैसेट प्लेट यूजिंग द रिवीट से कनेक्टेड है। इफ द पुल्स रिक्वायर्ड टू सीयर द रिवीट टू क्रश द रिवीट एंड टीयर, में सीयर वैल्यू दिया हुआ है 68.5, क्रशिंग वैल्यू दिया हुआ है 46 एंड टीयर वैल्यू दिया हुआ है 69 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ रिवीट, तो नंबर ऑफ रिवीट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवीट निकालते हैं तो तीनों जो मिनिमम होता है सीयर, टीयर और क्रश को बेयरिंग भी बोलते हैं, इसको बेयरिंग भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों में जो मिनिमम होगा उसको डिवाइड करते हैं ओवरऑल लोड में, जो P दिया हुआ है तो कह सकते हैं P इंटू मिनिमम ऑफ टीयर, बियर एंड सीयर, ये तीनों जो मिनिमम होता है उसका। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो रिवीट वैल्यू हो जाएगा, RV से इंडिकेट करता है रिवीट वैल्यू को, इसको कितना हो जाएगा 690 डिवाइड बाई जो मिनिमम हो गया इसमें तीनों में, तो मिनिमम मेरा 46 हो जाएगा। तो 46 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है मेरा, वो 15 आ रहा है, दैट इज़ 15 सी। सबसे पहले जो रिवीट वैल्यू निकालने के लिए जो तीनों दिया होता है सीयर, बियर और टीयर, वो तीनों का जो स्ट्रेंथ होता है उसमें मिनिमम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। इस तरह से मेरा सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इफ द रिवीट वैल्यू दिया हुआ है कितना 16.8 kN and force in the member is 16.3 kN, then the number of rivets required for the connection of the member, नंबर ऑफ रिवीट जो होगा लोड डिवाइड बाई रिवीट वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू इज फोर्स, देन द RV डिवाइड बाई फोर्स होता है, रिवीट वैल्यू में डिवाइड कर देंगे जितना फोर्स होता है उसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ रिवीट वैल्यू होता है। तो रिवीट वैल्यू डिवाइड बाई लोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवीट, तो कितना हुआ 16.8 डिवाइड बाई 16.3, तो लगभग मेरा 1 के अप्रॉक्स आ रहा है। लेकिन एक रिवीट किसी भी कनेक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 1 ऐड करते हैं। जो मिनिमम होता है किसी भी कनेक्शन में, जो मिनिमम नंबर ऑफ रिवीट होगा किसी भी कनेक्शन में, मिनिमम रिवीट जो होगा किसी भी कनेक्शन में वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें 1 आ रहा था तो 1 + 1 और करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इफ द रिवीट कनेक्शन सो ए फिगर, एक फिगर में दिया हुआ है रिवीट कनेक्शन, विच ऑफ द रिवीट्स विल सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस किस रिवीट पे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से जो कनेक्शन रहता है इसमें जब मैक्सिमम वैल्यू होता है वो स्ट्रेस का किस पे होता है, वैसा रिवीट जिसका जो आर हो, आर क्या होता है जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, मान लिया एक रिवीट यहाँ, एक रिवीट यहाँ, एक रिवीट यहाँ, तो इसका जो CG हो गया, CG के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं, ठीक है। जो एंगल होता है उसको, इस जो फोर्स का जो एंगल होता है उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का उसको एंगल थीटा बोलते हैं। तो ऐसा रिवीट जिसका CG से जो डिस्टेंस है आर वो मैक्सिमम हो, ठीक है, उस पर जो होता है स्ट्रेस वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो इसका जो एंगल होता है रिजल्टेंट के साथ, एंगल जो बनता है रिजल्टेंट के साथ वो मिनिमम होता है। इसका 2 कंडीशन होता है, पहला थीटा जो हो वो मिनिमम हो, और दूसरा क्या होता है आर जो होता है वो मैक्सिमम हो, आर जो है वो मैक्सिमम हो। ये दोनों कंडीशन पे होता है। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन है इसमें जो मैक्सिमम जो आएगा वो किस पे आएगा, वो बी और डी पे आता है। बी और डी पे जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि बी और डी होगा आंसर, दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, एक एक्सियल टेंसाइल लोड सब्जेक्ट कर रहा है, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस
सिर्फ एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है। मान लीजिए ये मेंबर है, इस पर एक लोड लग रहा है एक्सियल टेंसाइल लोड, देन द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होगा वो पूछ रहा है। लेकिन एक दिया ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन देखते हैं तो कम्बिनेशन किससे है, शियर स्ट्रेस से कंपेयर कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, अगर शियर स्ट्रेस देखा जाए तो कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू तो 2 टाइम्स होता है शियर स्ट्रेस का। तो यहाँ से कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू 2 टाइम्स शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 टाइम्स शियर स्ट्रेस। तो ट्वाइस द शियर स्ट्रेस ऑप्शन मेरा सी में दिया हुआ। सिंपल से वही निकालना था, शियर स्ट्रेस बराबर कितना होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। सिर्फ एक्सेल एक ही डायरेक्शन में है तो सिग्मा 2 मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। यही पूछ रहा था ग्रेटेस्ट कितना होगा, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा शियर स्ट्रेस का, दैट इज सी। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा एट ए पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी कैरिंग 2 अनइक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस। अनइक्वल है और अनलाइक है। अनइक्वल अनलाइक मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स अगर टेंसाइल डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा जो होगा वो कॉम्प्रेसिव में होगा। तो ये होता है, मान लीजिए सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, तो एक अनइक्वल भी हो गया, दोनों अलग अलग भी हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। और दूसरा अनलाइक हो गया, मतलब एक टेंसाइल है तो एक कॉम्प्रेसिव है। तो अनइक्वल अनलाइक यही होता है, अनइक्वल अनलाइक। ठीक है, तो देख लें अनइक्वल क्या होता है, अनलाइक क्या होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, P1 एंड P2। और P1 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको हम लोग मेजर बोलते हैं। ये भी जानते हैं कि मेजर कौन सा होता है, जो बड़ा होता है। तो P1 यहाँ पर बड़ा है तो इसलिए मेजर हो गया, और जो सेकंड जो है वो माइनर हो जाएगा। तो P2 जो होगा वो माइनर हो जाएगा। जो बड़ा होता है उसको मेजर कहते हैं, और जो हो गया तो इसको कह सकते हैं कि ये मेजर हो गया मेरा। और P2 कौन सा होगा, ये तो माइनर हो जाएगा, ये माइनर स्ट्रेस हो जाएगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, देखना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइड बाई 2। अगर वो दोनों सेम नेचर का हो, मीन्स दोनों टेंसाइल होता है, तब होता है फार्मूला इसका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। मीन्स टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 जब दोनों टेंसाइल हो। बट यहाँ पर क्या हुआ, अनलाइक दिया हुआ है। तो अनलाइक देने का मतलब क्या हो गया इसका, अनलाइक का मतलब क्या हो गया कि टॉ का जो वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। और सिग्मा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, प्लस P2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 ऑप्शन इसका देख लेते हैं, दैट इज मेरा डी में। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो था अनलाइक है, इस वजह से अनलाइक है, इसके वजह से ये हो जाएगा प्लस में, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस, देन द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों बराबर है, तो पूछ रहा है कि ऑब्लिक्विटी कितना होगा मैक्सिमम। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो tan अल्फ़ा बराबर देखा जाए तो टॉ डिवाइड बाई सिग्मा, और दोनों जो है बराबर है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, मीन्स tan अल्फ़ा का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू जो हो गया वो 45 हो जाएगा, या फिर 3π/4 हो जाएगा। या कह सकते हैं कि जो फाई का जो वैल्यू होगा या अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, π/4 या 3π/4। क्यों, क्योंकि tan अल्फ़ा, ये अल्फ़ा मानो या फाई मानो, जो tan अल्फ़ा बराबर 1 तभी होता है जब ये π/4 और 3π/4 एंगल होता है। तो इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन बॉडी आर P1 एंड P2, हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, देन द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उस प्लेन पे लग रहा है। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना कि रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। P1 एंड P2 दिया हुआ प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी है, तब पूछ रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होता है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस प्लस सिग्मा स्ट्रेस का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर देखा जाए, रिजल्टेंट स्ट्रेस का देखा जाए
तो रिजल्टेंट स्ट्रेस को अगर सिग्मा आर इंडिकेट करते हैं तो सिग्मा आर इज इक्वल टू होता है सिग्मा का स्क्वायर प्लस टॉ का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर प्लस टॉ का स्क्वायर। तो दोनों इसको निकालते हैं, प्लस सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे कब, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम स्ट्रेस हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, इस तरह से टॉ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना होता है। अब देख लेते हैं नॉर्मल का स्ट्रेस जो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। और टॉ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। दोनों का अगर स्क्वायर किए तो उसको रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या सिग्मा 1 या सिग्मा 2 का हम लोग क्या इंडिकेट यहाँ पी दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं P1 का होल स्क्वायर, या फिर और स्ट्रेस में अगर लिखना है तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा मेरा P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा, देख लेते हैं, दैट इज बी। इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ ये ध्यान देना था कि रिजल्टेंट स्ट्रेस है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस मेरा क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस बराबर मेरा क्या होता है अगर देखा जाए तो टॉ का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट हो गया। अब टॉ का मैक्सिमम कितना होता है वो देख लेते हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, या इसको पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम कितना होता है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। इसी को सोल्व करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम ओब्लिक्विटी इज इंक्लाइन टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से मैक्सिमम ओब्लिक्विटी का इंक्लिनेशन कितना है वो पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका, पहले मेजर प्रिंसिपल प्लेन देख लेते हैं या ओब्लिक्विटी देख लेते हैं। अगर ये मान लिया ग्राफ है किसका, मोहर सर्किल डायग्राम है, ये जो होता है टच करता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम ओब्लिक्विटी, या 5 मैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट हो गया, ये अगर ओरिजिन है तो इससे पूछ रहा है कि मैक्सिमम अगर मान लीजिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से पूछ रहा था। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होता है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर ये पॉइंट अगर मान लीजिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो ये जो एंगल पूछ रहा है थीटा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो मान लीजिए ट्रायंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये होता है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये नॉर्मल होता है, तो इसको रेडियस है, ये थीटा मान लेते हैं, ये पूछ रहा है, ये भी रेडियस है। तो ये मेरा थीटा हो गया, ये आर है, ये रेडियस नहीं, ये रेडियस हो गया ना, ये आर नहीं होगा। अगर देखा जाए मेरा ये इस तरह से, पहले फिगर देख लो क्लियरली, ये डायग्राम हो गया। ये पूछ रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। इससे एंगल पूछ रहा है कितना होगा, तो थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर होता है कहाँ, ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये हो गया। तो इसी को हम ट्रायंगल फॉर्म में लिख रहे थे, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मेरा आर हो गया, ये मेरा आर हो गया। अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो इसका एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इसी को हम बड़ा करके लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा थीटा, ये हो गया थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, टोटल मेरा अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये मेरा था 5, ये मेरा 90 हो गया। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 5 था, तो ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस 5, ये 90 है, टोटल 90 हो गया। तो 90 प्लस 5 या फिर 90 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 5 हो जाएगा। तो टोटल एंगल देखा जाए ए बी सी में, अगर ये मान तो ए है, बी है, सी है, टोटल एंगल ए बी सी में देखा जाए कितना होगा, टोटल एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी कितना हो रहा है, तो थीटा प्लस दूसरा भी थीटा था, तीसरा कितना था 90 माइनस 5 मैक्स। और तीनों एंगल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मेरा ए था, ये बी था, ये सी था, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस 5, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है सम
180 डिग्री होता, तो जीरो करें तो 180 आएगा। तो यहाँ सॉल्व करके हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2। इसी को और क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस 5/2, 5/4 प्लस 5/2 किस में देगा ऑप्शन मेरा बी में दिया हुआ है। सबसे बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस एक ग्राफ देख लेना है। ग्राफ ये था, ये मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी होता है, इसी को हम लोग 5 भी बोल सकते हैं या 5 मैक्स जो भी बोल देते हैं। ये हो जाएगा, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो इससे पूछ रहा था कि एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये मान लेते हैं थीटा, और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये हो गया, ये अगर एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है या वो रेडियस है, तो ये भी रेडियस होता है। तो ये एंगल है तो ये भी एंगल हो जाएगा आर। इसी को हम लोग ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे। तो टोटल एंगल से निकालें तो एंगल जो थीटा आ गया वो कितना आ गया 45 प्लस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस 100 megapascal on one plane and tensile stress 50 megapascal on the plane at the right angle। बोल रहा है कि एक प्लेन है, एक एंगल पर टेंसाइल स्ट्रेन दिया हुआ है 100 मेगापास्कल, दूसरा स्ट्रेन पर दिया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेन 50 मेगापास्कल, प्लेन एट द राइट एंगल। इफ द प्लेन आर कैरिंग द शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है। अगर शियर स्ट्रेस दिया हुआ मेरा 50 मेगापास्कल, देन द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इंक्लाइंड टू द लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस। इंक्लाइनेशन पूछ रहा है कितना होगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tau x डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा बाई। इसी फार्मूला पे डाल लेते हैं। तो टॉ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और दूसरा 50 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 50 टू कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने के बाद, तो 50 दूना 100, 100/50 बोले तो 100 डिवाइड बाई 50 तो 2, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो थीटा का वैल्यू निकालना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको और सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1/2 tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। किस में ऑप्शन देता है 1/2 tan, दैट इज बी। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला इसमें याद रखना था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tau x डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा बाई, अगर दोनों लाइक है तो। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है एंगल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ ए प्रिज्मेटिक बार, फिर से प्रिज्मेटिक बार है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, P, टेंसाइल लोड दिया हुआ है P, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड इट्स इनकालेशन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का निकाला जाए किसी भी एंगल पे, तो शियर स्ट्रेस अगर किसी एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं तो कितना होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, अगर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है तो। और अगर फ्रेश में लिखा जाए तो लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये होता है नॉर्मल शियर स्ट्रेस का वैल्यू। पूछ रहा है मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। ये सब तो कांस्टेंट है, ये एक ही डायरेक्शन में, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या सकते हैं, लोड दिया हुआ है तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि शियर स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा P डिवाइड बाई 2A इंटू साइन 2 थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम इसका कितना होता है 1 होता है। 1 कब होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। 1 कब होता है, जब 2 थीटा साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो। साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जो थीटा का वैल्यू अगर 45 रहे तो साइन 90 का वैल्यू जो होता है, साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 90 डिग्री लाने के लिए कितना होना चाहिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा 45। तो कह सकते हैं कि 45 डिग्री पे मेरा साइन 2 थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो शियर स्ट्रेस का जो मेरा वैल्यू था
शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू था P/2A sin 2θ, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा P/2A, कब होगा थीटा बराबर 45 डिग्री पे। तो आंसर देख लेते हैं P/2A, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का जो सम होता है वो क्या पूछ रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा जाए, सिंपल सा नॉर्मल स्ट्रेस अगर देखा जाए तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में अगर सिग्मा 1 किसी भी एंगल पे थीटा डायरेक्शन में कितना होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2, छोटा और लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी एंगल पे थीटा निकाला जाए तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 कोस थीटा। ठीक है, ये 1 और 2 दो डायरेक्शन में, दोनों को अगर जोड़ेंगे सम करेंगे, अगर दोनों डायरेक्शन एक प्लस एक माइनस का, तो जो वैल्यू आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दो डायरेक्शन में, वो कितना रहा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई। कहने का मतलब ये है कि दोनों को जोड़ेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई, तो दोनों बराबर होता है, मीन्स किसी भी वेरिएबल टर्म इसमें नहीं है, तो कह सकते हैं ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, तो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज ए। इस क्वेश्चन का रहा क्या, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल का रेडियस बोल रहा है फॉर 2 इक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोल रहा है, इक्वल भी है और अनलाइक है। अनलाइक कहने का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए दो डायरेक्शन है, अनलाइक है तो एक कॉम्प्रेसिव है तो एक टेंसाइल है। ठीक है, अगर ये टेंसाइल मान लेते हैं तो एक कॉम्प्रेसिव है, और दोनों इक्वल स्ट्रेस कितना दिया हुआ P, मान लेते P है, ये भी P है, एक टेंशन में है एक कॉम्प्रेशन में, तो बोल रहा है मोहर सर्किल कितना होगा। हम लोग मोहर सर्किल जानते हैं रेडियस जो होता है कितना होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, इसी को रेडियस भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब ये दोनों लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता था, बट यहाँ पे अनलाइक दिया हुआ है, अनलाइक दिया हुआ तो एक का साइन चेंज होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट साइन अगर देखते हैं तो पहला का अगर हम P मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा माइनस P डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2P डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू P। तो रेडियस जो मेरा आ गया यहाँ पे, रेडियस जो हो गया टॉप मैक्सिमम होता है और ये बराबर हो जाएगा P का, तो आंसर मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, शियर स्ट्रेस पूछ रहा है कहाँ, प्रिंसिपल प्लेन पे। तो प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन होता है जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो। जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू 0 हो जाता है उसी प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन वेयर शियर स्ट्रेस इज 0, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट ऑफ प्योर शियर पूछ रहा है, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाई, द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाई, कब प्रोड्यूस होगा जब टेंशन इन वन डायरेक्शन। प्योर शियर करने का मतलब सिर्फ इसमें शियर ही लगे, इस तरह से अगर फिगर बने तो मैं सिर्फ शियर स्ट्रेस ही लग रहा है, मतलब इस तरह से क्यूब है, इस तरह से स्ट्रेस लग रहा है, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू नहीं रहे, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर 0 हो जाए तो कह सकते हैं कि प्योर शियर सिर्फ शियर स्ट्रेस रहे और कांस्टेंट वैल्यू रहे शियर स्ट्रेस का, और नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, तब कह सकते हैं कि वो प्योर शियर होता है। तो यही कह रहा है प्योर शियर कब बनेगा, तो टेंशन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन में टेंशन होगा एंड इक्वल कॉम्प्रेशन, जब इक्वल कॉम्प्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तब बनेगा प्योर शियर, दैट इज ये सही है। इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन, इक्वल टेंशन रहेगा दोनों डायरेक्शन में, तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो कह सकते हैं कि प्योर शियर नहीं रहेगा, ये भी नहीं, तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए प्रिज्मेटिक बार कैरिंग ओनली एन एक्सियल फोर्स। ठीक है, सिर्फ ओनली दिया हुआ है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, टू प्लेन ऑन विच नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस आर इक्वल और इंक्लाइन टू द एक्सिस एट द एंगल। अभी भी हम इस क्वेश्चन पीछे भी देखे थे कि अगर बोल रहा है कि सिर्फ एक प्लेन है, एक प्रिज्मेटिक प्लेन है, इस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ए प्लेन एंड एक्सियल फोर्स, ओनली एक्सियल फोर्स, देन द टू प्लेन ऑन विच नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस आर इक्वल। तो वैसा प्लेन बताओ, मान लीजिए प्लेन है जिस पे एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इस प्लेन पे नॉर्मल और शियर, जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो एंगल कितना होगा। ठीक है,
तो इसका कंडीशन देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस अगर देखा जाए किसी प्लेन का, नॉर्मल स्ट्रेस अगर देखा जाए किसी प्लेन पे तो कितना होता है, हम लोग देखे थे। अगर सिर्फ एक्सियल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो पी वाई टू ए माइनस पी वाई टू ए कोस टू थीटा, और सही स्ट्रेस कितना होता है पी वाई टू ए साइन टू थीटा। ठीक है, अब ये बोल रहा है पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों इक्वल है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये और ये इक्वल करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल करते हैं शियर स्ट्रेस का, तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू देखे थे पी वाई टू ए माइनस पी वाई टू ए कोस टू थीटा इज इक्वल टू हो गया पी वाई टू ए साइन टू थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। हम लोग देख लिए यहाँ तक अगर सॉल्व किया 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन टू थीटा का क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है, जब एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4 होगा या फिर 3π/4 होगा। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, अभी हम लोग देखें कि tan थीटा बराबर 1 कब होगा, जब थीटा का जो वैल्यू है या तो π/4 हो या 3π/4 हो, तभी 1 होता है। तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। सिंपल ट्रिक्स वही लगाना था, टाउ इज इक्वल टू नॉर्मल, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जो होता है रैंकाइन हाइपोथेसिस तो कौन सा होता है, तो रैंकाइन ब्रिटल मटेरियल के लिए रैंकाइन थ्योरी एप्लीकेबल होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए हो गया। यही अगर ये डक्टाइल मटेरियल के लिए रहता, अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए रहता तो शियर स्ट्रेस हो जाता। ठीक है, शियर स्ट्रेस हो जाता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए शियर स्ट्रेस होता है। इसी को और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है गैसेट थ्योरी या ट्रेस्का थ्योरी या ट्रेस्का थ्योरी, इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस को ही बोलते हैं ट्रेस्का थ्योरी या गैसेट थ्योरी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है, स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं हैक्स थ्योरी। जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है उसको बोलते हैं हम लोग हैक्स थ्योरी। और एक और बच गया मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। अगर शियर स्ट्रेन एनर्जी रहे तो इसको बोलते हैं मिशन हैंकी करके कुछ है, हैंकी थ्योरी। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस को हम लोग गैसेट या ट्रेस्का थ्योरी बोलते हैं, स्ट्रेन थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को क्या बोलते हैं हैक्स थ्योरी बोलते हैं, और शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को बोलते हैं हैंकी थ्योरी। चलो देख लेते, इस तरह पूछा तो रैंकाइन के लिए कौन सा था, ब्रिटल भी है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, सिग्मा 1 इज लेस देन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लेस देन यील्ड स्ट्रेस। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है किसी बीम में, वो पूछ रहा है क्या होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम अकर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आकर करता है, जहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू, शियर स्ट्रेस जो शियर फोर्स जो होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे आकर करता है जहाँ पे शियर जो फोर्स होता है उसका साइन चेंज करता है, दैट इज डी। नेक्स्ट है क्या कर रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम, एक एसएसबी दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ ऑफ स्पैन एल कैरी ओवर इट्स फुल स्पैन ए लोड वायरिंग लिनियरली फ्रॉम जीरो एट द आइदर एंड टू डब्ल्यू पॉइंट लेंथ एट द मिड स्पैन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कह रहा है कि इस तरह से एक बीम है, मान लीजिए एक बीम दिया हुआ है जिसका एंड पॉइंट पे जीरो है और ये वायर यूवीएल है, यूवीएल डाला हुआ है और सेंटर पे जो है मैक्सिमम डब्ल्यू दिया हुआ है
और दोनों साइड से ऐसा ही है। मीन्स इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है मेरा, मीन्स बीम दिया हुआ है, यूवीएल दिया हुआ है, लेंथ एल है, ये मैक्सिमम डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, डब्ल्यू पर मीटर लेंथ। मान लिया अगर ए है, ये बी है, इस तरह से बीम है, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से बीम रहता है, तो इसका अगर बीएमडी देखा जाए तो कितना होगा इसका। अगर इस तरह से मेरा बीम है, वायरिंग लोड है, ये मेरा बीम हो गया, ये अगर मेरा बीम हो गया, तो अगर इसका एसएफडी देखा जाए, शियर फोर्स डायग्राम देखा जाए, तो इस तरह से मेरा बनता है शियर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा जाए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम कितना होता है मेरा, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है। और कहाँ पे हो रहा है, वो सेंटर पे हो रहा है। सेंटर पे हो रहा है, अभी हम लोग बोल लेते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैसा पॉइंट पे होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है जो चेंज करता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है, ये पूरा प्लस होता है। यहाँ पर देख लें, ये मेरा हो गया एसएफडी, ये हो गया मेरा बीएमडी। तो अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन भी देखे थे, जो बेंडिंग मोड होता है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे शियर फोर्स का जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो शियर फोर्स का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। तो इसी पॉइंट पे जो होगा मेरा बेंडिंग मोमेंट जो होगा मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होता है, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, मिड स्पैन पे कितना होगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है किसका, बेंडिंग मोमेंट का। दैट मीन्स डी एम बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है। तो डी एम बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो ये होता है शियर फोर्स के बराबर होता है। तो इसको कह सकते हैं शियर फोर्स। यही अगर रहता रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स तो कितना होता, तो लोड के बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ लोडिंग कितना हो गया, रेट ऑफ ये जो होता है रेट ऑफ लोडिंग नहीं हो, कह सकते हैं कि शियर फोर्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स निकालें तो इसको कह सकते हैं कि वो लोडिंग के बराबर होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो क्या होता है शियर फोर्स। या फिर कह सकते हैं डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स। देखा जाता है डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ द एक्सियल, पूछ रहा है डायग्राम शो द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज कॉल्ड। स्पैन के अलोंग जो वेरिएशन कर रहा है लोड में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको थ्रस्ट डायग्राम बोलते हैं। अलोंग द स्पैन बोल रहा है, ठीक है, अलोंग द स्पैन बोल रहा है तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट डायग्राम। इसको क्या कर रहा है, द डिफरेंस पूछ रहा है, द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द शियर कर्व बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल टू, दो कर्व के बीच में जो डिफरेंस है टू सेक्शन का वो क्या होता है, तो इक्वल टू एरिया अंडर, किसके एरिया होता है, लोड कर्व बिटवीन देज टू सेक्शन, नहीं लोड कर्व तो सिर्फ नहीं होता है, शियर कर्व सिर्फ शियर कर्व भी नहीं होता, बेंडिंग मोमेंट कर्व बिटवीन देज कर्व, लोडिंग कर्व, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है द लोड कर्व बिटवीन देज टू सेक्शन प्लस द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जो लोड कर्व और जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया उसका जो एरिया हो गया उसके बराबर होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन ऑफ बीम लिनियरली, बोल रहा है कि वेरिएशन बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा वो किसका होगा, कैसा होगा, किस में, कहेंगे लिनियरली वैरिंग लोड। अगर एल भी दिया हुआ है मीन्स लिनियरली वैरिंग लोड, लिनियरली वैरिंग लोड कहने का मतलब होता है जो लिनियरली वैरी कर रहा है, मीन्स इस तरह से अगर लोड दिया हुआ है तो पूछ रहा है इसमें जो वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट का वो कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यूवीएल दिया रहता है, यूनिफॉर्मिंग वैरिंग लोड दिया हुआ है, तो इसमें जो बीएमडी होता है वो क्या होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। अगर यूडीएल रहता था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पैराबोलिक होता है। अगर पॉइंट लोड है तो मेरा लीनियर होता है। तो यहाँ से ट्रिक्स याद रख सकते हैं, लीनियर कब होगा, बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन तो पूछ रहा है। बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन लीनियर कब होता है, जब मेरा लोडिंग जो होता है वो पॉइंट लोड है, ठीक है। पैराबोलिक कब होता है, जब मेरा यूडीएल है। क्यूबिक कब होता है, जब मेरा यूवीएल है। यूवीएल करने का मतलब होता है यूनिफॉर्म वैरिंग लोड। कांस्टेंट कब होता है, जब मेरा दिया हुआ कोई कपल दिया हुआ या मोमेंट दिया हुआ, सिर्फ मोमेंट है या कपल है, सिर्फ कपल है या मोमेंट है तब कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से पूछ रहा था यूवीएल के लिए, तो यूवीएल के लिए मेरा कौन सा होगा, तो क्यूबिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट किसके कारण, मूविंग लोड में, और कहाँ पूछ रहा है, फिक्स्ड एंड बीम में। जब फिक्स्ड एंड बीम है, मान लीजिए फिक्स्ड एंड बीम है, इसमें कोई मूविंग लोड है
तो उसमें जो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो फिक्स एंड पे होता है, जो फिक्स्ड एंड है या फिक्स सपोर्ट है उस पे होता है, तो एट द सपोर्ट कह सकते हैं। एट द अगर फिक्स्ड एंड दिया हुआ है तो फिक्स्ड एंड पे या सपोर्ट पे कह सकते हैं मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट। यही अगर एसएसबी रहता है, सिंपली सेपरेट बीम रहता जो मैक्सिमम होगा मूविंग लोड इसमें, तो कहाँ पे होगा, पॉइंट लोड के नीचे होगा, अंडर द पॉइंट लोड। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है अंडर द पॉइंट लोड किस में होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में होगा, सिंपली सेपरेट बीम में होगा। एट द सपोर्ट किस में होगा, वो फिक्स्ड बीम में होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पार्ट में हम लोग देखिए 1 से लेकर 45 तक के सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा नहीं करें, इसे छोटा करके 1 घंटा का कर रहे हैं, तो इस पार्ट में हम लोग 45 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे अंत कर